नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर फिलहाल एलओसी पर चीन के गलत रवैये पर बोले नेवी चीफ करमबीर सिंह। जी हाँ, ड्रैगन से निपटने को पूरी तरीके से तैयार है नौसेना। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। युद्ध की चेतावनी दी है चीन को नेवी चीफ करमबीर सिंह ने। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल आईएसआई चीफ पूर्व सैनिक बोले गिलगित बल्टिस्तान पर इमरान खान ने कर दी बड़ी गलती। पीओके से छेड़छाड़ पड़ सकता है इमरान को ही भारी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम नहीं और कोई नहीं बल्कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख ने ही बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही कहा है कि फिलहाल असली दुश्मन भारत नहीं पाकिस्तान का बल्कि स्वयं चीन ही होने वाला है। जी आखिर कैसे क्यों कहा गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है फिलहाल वायुसेना ने बरसाए स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश। जी हाँ, दरअसल रूस की इगला मिसाइल भी आजमाई गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। आज चेक कर टेस्टिंग की जा रही थी। टेस्टिंग में एक 7 आकाश मिसाइल को हवा में मार किया गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वहीं इंटरपोल का हाई अलर्ट, कोरोना वैक्सीन के लिए अपराधी कर सकते हैं ऑनलाइन हमला। जी हाँ, ये आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें। एससीओ की बैठक की मेजबानी करने पर सभी ने भारत की सराहना की है। चाइना भी सरेंडर हुआ है। चाइना को भी तारीफ करनी ही पड़ी है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने मानी हार, कहा 4 साल बाद फिर 2024 में मिलेंगे। तो ये भी बताएंगे, वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही फिलहाल एलओसी पर चीन के गलत रवैये पर बोले नेवी चीफ करमबीर सिंह ड्रैगन से निपटने की तैयार हैं इंडियन नेवल फोर्सेज। जी हाँ, भारत के साथ सीमा पर चीन के गलत रवैये को लेकर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि फिलहाल कोविड-19 और वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की चीन की कोशिश हमारे लिए दोहरी चुनौती है। इन दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेना तैयार है। अगर चीन की ओर से उल्लंघन होता है तो स्थिति से निपटने यानी युद्ध से निपटने के लिए हमारे पास एक एसओपी भी है। लीज पर लिए गए 2 शिकारी ड्रोन हमारी निगरानी में कैपेबिलिटी गैप को पूरा करने में हमारी मदद भी कर रहे हैं। यदि सेना और आईएफपी को पूर्वोत्तर में ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम इस पर विचार भी कर सकते हैं। नौसेना की गतिविधियां भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के पूर्व तालमेल भी बैठाए गए हैं। आपको बता दें दुनिया के सामने शराफत का मुखौटा लगाने वाला चीन समय समय पर बेनकाब भी होता रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के शीर्ष पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल चीन की सरकार में जून में गलवान की घटना को भी संयुक्त योजना के तहत अंजाम दिया गया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के लिए भारत सबसे बड़ा खतरा नहीं बल्कि चीन ही सबसे बड़ा खतरा है। आईसिस के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी का खुलासा। दरअसल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुर्रानी ने बीबीसी उर्दू से बातचीत करते हुए कहा है कि फिलहाल भारत पाकिस्तान के लिए असल खतरा नहीं है। असल खतरा तो चाइना है हमारे लिए। जी हाँ, ये खुलासा हम नहीं, अमेरिका नहीं बल्कि स्वयं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही किया है। आईएसआई ने कहा है कि फिलहाल हिंदुस्तान हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं है। हिंदुस्तान का खतरा अगर है भी तो सिर्फ पीओके के लिए है। आने वाले समय में अगर पीओके पाकिस्तान को लेता है भारत तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे पूरे मुल्क पे अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो चाइना का है। जिस तरीके से हम चाइना के हाथों बिक रहे हैं इससे हम उबर नहीं पाएंगे। और जितना अभी तक कर्ज ले लिया गया है उतने में ही हम उबर नहीं सकते हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से चाइना जाल बिछा रहा है ये सब खतरे की घंटी के अलावा कुछ नहीं है। आने वाले 15 से 20 सालों बाद भारत नहीं हमारा असली दुश्मन चाइना होगा। तो दोस्तों अब ये स्वयं पाकिस्तान भी धीरे धीरे समझने लगा है। और यही कारण है कि फिलहाल पाकिस्तान माने ना माने लेकिन अब इमरान खान भी मान चुका है धीरे धीरे। यही कारण है कि इमरान खान की भी बोली बदल रही। लेकिन आईएसआई चीफ के खुलासे के बाद पाक में हड़कंप मचा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आईएसआई के पूर्व प्रमुख का बड़ा बयान। फिलहाल गिलगित बल्टिस्तान पर इमरान खान ने कर दी बड़ी गलती। पीओके से छेड़छाड़ इमरान को पड़ेगा भारी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गिलगित बल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के कदम पर उनके देश में ही विरोध हो रहा है। हाल ही में इमरान खान की सरकार ने गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाकर वहां चुनाव करवाए और सूबे में उनकी ही पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हैं। भारत ने गिलगित बल्टिस्तान को प्रांत बनाने के फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। कहा था कि फिलहाल गिलगित बल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान ने उनके स्थिति में बदलाव को करने का कोई अधिकार भी नहीं है। पाकिस्तान की भीतरी भी कुछ धड़े इमरान सरकार के इस कदम को गलत करार दे रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि गिलगित बल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत बनाने से कश्मीर का एजेंडा कमज़ोर पड़ जाएगा। अब यही बात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख दुर्रानी ने भी दोहराई है। दुर्रानी ने साल 2018 में स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एट द इल्यूजन ऑफ पीस विद इंडियन नाम से एक किताब भी लिखी थी। इसे लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। दुर्रानी ने यह किताब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत के साथ मिलकर भी लिखी थी। BBC उर्दू के दिए इंटरव्यू में दुर्रानी ने सवाल किया गया कि 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया तो उसमें कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान को सूबा बनाने का फैसला सही है? दुर्रानी ने कहा है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं कश्मीर को हैंडल कर रहा था तो मेरे एक करीबी दोस्त यूसुफ ने कहा था कि अगर एक बार हमने ऐसी गलती की तो हमारे कश्मीर एजेंडे को बड़ा धक्का लगेगा, जो कि इमरान खान ने कर दिया है। अब इंटरनेशनली हम कश्मीर के मुद्दे को उठा नहीं सकते हैं, अब कश्मीर के मुद्दे को उठा नहीं सकते हैं, इसलिए ये बड़ी गलती इमरान खान ने कर दी है। और आने वाले समय में भारत बड़ी ही चतुराई के साथ जम्मू कश्मीर के एक डेमोग्राफी को बदल दिया है, यानी पूरे भूगोल को ही बदल दिया 5 अगस्त को। जहाँ जम्मू कश्मीर था अब उसके एक बड़े रीजन लद्दाख के हिस्से में चला गया है, यानी जिस कश्मीर को लेकर लगातार पाकिस्तान मांग उठाता रहा है अब वो कश्मीर है ही नहीं, अब तो वो लद्दाख हो गया और जो जम्मू था उसे ही जम्मू कश्मीर बना दिया गया है। ऐसे में अब कश्मीर कहाँ गया? कश्मीर तो गायब ही हो गया है। लद्दाख के मैटर को लगातार पाकिस्तान उठा रहा है। ऐसे में अब आपको बता दें कि कश्मीर के मसले पे पूरी तरीके से पाकिस्तान घिर गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। इंटरपोल का अलर्ट, कोरोना वैक्सीन के लिए अपराधी कर सकते हैं बड़ा हमला। इंटरपोल ने अपने 194 सदस्य देशों के प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक वैश्विक अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जारी किया गया है। इससे पहले कहा गया है कि सभी देश संगठित अपराध नेटवर्क द्वारा वैक्सीन को निशाना बनाए जाने को लेकर सावधान रहें। यह हमला ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है। इसका मकसद कोरोना वैक्सीन की जानकारी को चुराना हो सकता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल वायुसेना ने चीन की तरफ बरसाई स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जी हाँ, आकाश के कई आकाश मिसाइल को एक साथ ताबड़तोड़ हवा में टेस्टिंग करके बरसाएगी एक साथ। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच स्वदेश विकसित एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश और कंधे पर रखकर छोड़ी जाने वाली रूस निर्मित इग्ला मिसाइल का परीक्षण किया है। वायुसेना अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल ये परीक्षण नियमित अभ्यास के तहत आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पर मंगलवार को किया गया। सतह से हवा में मार करने वाले इन एयर गाइडेड हथियारों की फायरिंग के अभ्यास के गवाह वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल HS अरोड़ा भी रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल मिसाइल लॉन्च करने की एक्सरसाइज 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक चल रहे हैं। नियमित अभ्यास का हिस्सा भी थी। इसका मकसद वायुसेना कर्मियों को असली युद्ध जैसी परिस्थितियों जैसे अभ्यास कराना है। एक अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल जब देश लगातार कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है तो फिर भारतीय वायुसेना मौजूदा सुरक्षा हालात पर नज़र बनाए रखने के साथ ही लगातार अपनी परिचालन क्षमता परख रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। SCO की बैठक की मेज़बानी करने पर सभी ने भारत की सराहना की तो चीन को भी आखिर करना ही पड़ा सराहना। दरअसल पहली बार SCO शासन प्रमुख की बैठक की मेज़बानी करने के लिए भारत की चीन ने बुधवार को सराहना की। चीन ने कहा है कि फिलहाल सभी सदस्य देशों ने बैठक के परिणामों के बारे में खुलकर बातचीत की और सम्मेलन के आयोजन के लिए नई दिल्ली की प्रशंसा की। 8 सदस्यीय समूह में 2017 में शामिल होने के बाद ये पहली बार जब भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासन प्रमुख की बैठक की मेज़बानी की है। चीनी प्रधानमंत्री ली केंगक्यांग सोमवार को हुई इस डिजिटल बैठक में शामिल हुए, जिन्हें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी संबोधित किया है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
हुआ चुंगयांग ने बैठक की मेज़बानी भारत द्वारा किए जाने और उनके परिणामों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा है कि फ़िलहाल सभी पक्षों ने परिणामों के बारे में खुलकर बातचीत की है और इस बैठक की मेज़बानी के लिए भारत की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल भारत ने पहली बार शासन प्रमुखों की परिषद की बैठक की मेज़बानी की है और ये वीडियो लिंक के माध्यम से आयोजित की गई है और नेताओं के बारे में बात की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। 2024 का चुनाव लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस की पार्टी में बोले मिलते हैं 4 साल बाद। अमेरिका में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से हार का सामना करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से अपना सामान पैक करने में लगे हुए हैं। मंगलवार को ट्रंप ने एक हॉलीडे रिसेप्शन होस्ट किया। इस इवेंट के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दरअसल इस पार्टी में आए मेहमानों से ट्रंप ने फिर 4 साल बाद मिलने की बात कही, जिसके बाद कहा जा रहा है कि फिलहाल ट्रंप 2024 के चुनाव लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिसेप्शन पर आए मेहमानों से कहा है कि ये बहुत ही अच्छे 4 साल रहे हैं। पार्टी में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ट्रंप ने आगे कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें 4 साल और मिल जाएं, नहीं तो मैं आप सबसे अगले 4 सालों के बाद मिलूंगा। हम चलते हैं अपडेट। नेतन्याहू की बड़ी मुश्किलें, इजराइल में संसद भंग। जी हाँ, 2 साल में चौथी बार होंगे चुनाव। दरअसल इजराइल में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बुधवार को इजरायली सांसदों ने संसद भंग करने के प्रस्ताव को प्राथमिक वोट के जरिए पारित कर दिया। इसके साथ ही देश के 2 साल से भी कम समय में चौथी बार आम चुनाव के करीब पहुंच गए। संसद भंग होने के साथ ही नेतन्याहू की सत्ताधारी लिकुड पार्टी और बेनी गेंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बीच असंतुलित गठबंधन भी लगभग खत्म हो गया है। नेसेट इजरायली संसद भंग करने का प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से पेश किया गया, जो सरकार में शामिल ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के सांसदों का भी समर्थन मिलने के कारण 120 सदस्यों वाले सदन में 61 से 54 के वोटों के साथ पारित हो गया है। अब इस प्रस्ताव को विधान समिति के सामने रखा जाएगा, जहां अगले सप्ताह तक इस पर फैसला होने की संभावना है। इस बीच गेंट्स और नेतन्याहू के बीच आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखने की संभावना है। इस प्रस्ताव को पर वोटिंग रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे बेनी गेंट्स के बयान आए। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के बाद बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि पीओके की सरकार और चीन में 700 मेगावाट की पन बिजली परियोजना के लिए समझौता। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सरकार 1.35 अरब डॉलर की अनुमानित लागत से 700 मेगावाट क्षमता की पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए चीन की कंपनी और स्थानीय नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी से करार किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये परियोजना महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का हिस्सा है। चाइना की रक्षा मंत्री जनरल वोई फिंगेई के पाकिस्तान के दौरों का अगले ही दिन इसका ऐलान किया गया है। डॉन के मुताबिक चीन की गोझोई उबा समूह और स्थानीय साझेदार लारैब ग्रुप पाकिस्तान पीओके के सुगनौती जिले में झेलम नदी पर प्रस्तावित आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साझेदार हैं। अखबार के मुताबिक परियोजना के लिए चीन विकास बैंक, चीन निर्माण बैंक, औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक चीन और बैंक ऑफ चाइना का समूह वित्त मुहैया कराएगा। हम चलते हैं अपडेट। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की भयंकर जीत, शिवसेना को करारा झटका। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धुले और नंदुरबार में जीत हासिल मिली है, प्रचंड जीत मिली है। तो सोनिया सेना को ये पहला झटका लग गया है सोनिया सेना के साथ जाने के बाद। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल रजनीकांत जनवरी में लॉन्च करेंगे अपना राजनीतिक दल, 31 दिसंबर को करेंगे ऐलान। सुपरस्टार रजनीकांत अब राजनीतिक सफर शुरू करने वाले हैं। उन्होंने सोमवार को कहा है कि फिलहाल ट्वीट करके जानकारी दी है 21 दिसंबर को अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। इसके बाद जनवरी 2021 में वो अपना राजनीतिक दल लॉन्च कर देंगे। आपको बता दें कि उनकी ओर से राजनीति में एंट्री लेने का निर्णय उनके द्वारा काफ़ी विचार विमर्श के बाद सामने आया है। रजनीकांत का ये फैसला इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं
और ये चुनाव भी लड़ सकते हैं। इससे पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने 30 नवंबर को खुद के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी बनाने संबंधी संकेत दिए थे। उन्होंने अपने ऑफिस के अफसरों संग बैठक में भी उनसे पूछा था कि क्या हम जनवरी 2021 में राजनीतिक दल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। किसानों और सरकारों के बीच क्या बनेगी कई घंटों से चल रही बैठकों का दौर। जी हाँ, दरअसल कृषि कानूनों को लेकर ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लगातार कृषि मंत्री के साथ बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि किसानों के साथ बैठक में सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार के फैसले के बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार संसद सत्र को चलवाना चाहते हैं किसान संगठन। इसको लेकर पहले ही कहा गया है कि फिलहाल संसद सत्र इस बार नहीं चलेगा, लेकिन किसानों की मांग है कि तत्काल इस तरीके से काम जिस तरीके से किए जा रहे हैं उसको और तेजी के साथ बढ़ा जाए। 6 के 6 उन्होंने मांग रखी हैं। 6 मांगों पर विचार करने की भी बात कही गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल बंगाल फतह करने के लिए 5 दिसंबर को 1 करोड़ घरों तक पहुंचेगी बीजेपी। लोगों से बोलेगी आर नो अन्याय। जी हाँ, 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जुट गई है। तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के सबसे बड़े आउटरीच कार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने कार्यक्रम की योजना बनाई है। इसके जरिए पार्टी 1 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचेगी। इस दौरान बीजेपी ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार को भी उजागर करेगी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस बारे में कहा है कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा चलाए जा रहे दुआरे सरकार कार्यक्रम की तर्ज पे भाजपा कार्यकर्ता भी 5 दिसंबर से 1 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम का नाम आर नो अन्याय यानी अब और अन्याय नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल राज्य भर के भाजपा कार्यकर्ता टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए घरों का दौरा करेंगे और पत्रक वितरित करेंगे और कैसे लोगों को केंद्रित योजनाएं, कैसे किसान सम्मान निधि और आयुष्मान रोजगार योजना सुविधा से वंचित हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। किसानों के समर्थन में शुरू हुआ अवार्ड वापसी का दौर। प्रकाश सिंह बादल ढींढसा ने लौटाया सम्मान। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भारत सरकार द्वारा किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए किसान आंदोलन के समर्थन में पद्म भूषण लौटा दिया है। वहीं अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कही। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब 3 पन्ने की चिट्ठी लिखते हुए किसान कानूनों का विरोध किया है। हम चलते हैं अपडेट। योगी की मंत्री का अखिलेश पे जवाबी हमला। बोले उनकी हालात खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। यूपी में वास्तविक फिल्म सिटी को लेकर सियासी घमासान जारी है। बुधवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ पे बड़ा हमला बोला है, जिस पर गुरुवार को सीएम योगी के मंत्री ने सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव के हाथ भी जोड़ लिए हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने लिखा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आपकी हालत भी कुछ ऐसी हो गई है। अखिलेश जी, प्रदेश में फिल्म सिटी आने से आप परेशान लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मुंबई के दौरे से कई लोग परेशान हैं। योगी राज में प्रदेश में विकास हो रहा है और लोग यहाँ आना चाह रहे हैं, इससे दूसरे की बेवजह परेशानी हो रही है। तो इस तरीके से बड़ा हमला अखिलेश पे बोले हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल एम्स के डायरेक्टर का बड़ा बयान। बोले भारत में जनवरी तक अप्रूवल वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकती है। दरअसल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा है कि फिलहाल दिसंबर के आखिरी में या जनवरी की शुरुआत में देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि देश के लिए सबसे अच्छी खबर आई है दिसंबर के आखिरी में या जनवरी की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल। गुलेरिया ने कहा कि भारत में अब कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज के ट्रायल में है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत तक इनमें से किसी को ड्रग्स रेगुलेटर या इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बाद वैक्सीन शुरू हो जाएगी। दरअसल इस समय भारत में 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन 3 फेज़ के भी ट्रायल है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। भारती सिंह ड्रग्स केस में जुड़े 2 अधिकारियों को एनसीबी ने किया निलंबित। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल मुंबई एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया केस से जुड़े अपने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले एनसीबी ने दोनों की जमानत रद्द करने के लिए विशेष एनडीपीएस अदालत में याचिका दाखिल की थी।
आपको बता दें कि इस मामले में दोनों को 23 नवंबर को मुंबई के मजिस्ट्रेट ने 15,000 रुपये के नीचे मुचलके पे जमानत दे दी थी। निजी एजेंसी एएनआई के अनुसार एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति और करिश्मा प्रकाश के मामले में जांच कर रहे 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एनसीबी के अनुसार ये अधिकारी जमानत अर्जी की सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया और इसी वजह से जल्द भारती सिंह को जमानत भी मिल गई थी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल स्वामी योग गुरु बाबा रामदेव ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया। बोले हैदराबाद नहीं भाग्यनगर हो शहर का नाम। दरअसल हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने की बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही तो सियासी दलों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। यही नहीं, हिंदू संगठनों की ओर से भी इस बात का समर्थन किया जा रहा है। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने योगी की इस बात का समर्थन जताया है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर है। मुगलों और अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता को खत्म करने के लिए शहरों के नाम बदले थे। हरिद्वार के एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के दौरान स्वामी रामदेव ने ये बातें कही हैं। योग गुरु ने कहा है कि फिलहाल कई ऐतिहासिक भूल की गई है। भारतीय सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की साजिश के तहत। तो ये दोस्तों बड़ी खबर में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।